Episode number 3321. Title: वीर गेट्स बैक फ्रॉम सोनल। दो जीनो प्रोटोटाइप, एक काला और एक सफेद, संयुक्त। वीर का दिमाग गॉड केओस पार्टी लीडर के आखिरी शब्दों के बारे में सोचता रहा। वह अल्टीमेट एक्ट के बारे में भी सोचने को मजबूर हो गया। क्या अल्फा यजुवेंद्र तियाओ ही ह्यूमन अल्फा है? क्या गॉड केओस पार्टी लीडर ने अल्टीमेट एक्ट बनाया और उसे उसके और उसकी आत्मा के लिए छोड़ दिया? समय ने वीर को इन सब के बारे में ज्यादा देर तक सोचने की इजाजत नहीं दी। गॉड केओस पार्टी लीडर की आत्मिक शक्ति पटाखों के बैरल में पटाखे की तरह थी। वीर के जीन संदेश फूट पड़े और उनके जीन संदेशों का एक हिस्सा और मजबूत हो गया। जब विस्फोटक वाला एहसास खत्म हो गया तो वीर का शरीर शांत होने लगा। यह उतना बुरा नहीं था जितना गॉड केओस पार्टी लीडर ने कहा था। गॉड केओस पार्टी के लीडर की अंतिम आत्मिक शक्ति ने उसके जीन के एक हिस्से को संशोधित कर दिया। इससे उसके जीन संदेशों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसके संशोधित होने के बाद वीर की इंद्रिय शक्तियां, जो हमेशा मौजूद तो लगती थी पर नहीं, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गईं। इससे वीर को सोनल का पता लगाने में मदद मिली। वह इंद्रिय शक्ति सिर्फ वीर और सोनल के बीच ही काम करती थी। उसकी बाकी इंद्रियां मजबूत नहीं हुई। वह इंद्रिय शक्ति उसके जीन के बीच एक गहरे होते संबंध की तरह थी। गॉड केओस पार्टी लीडर ने मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं सोनल को महसूस कर पा रहा हूँ। वीर इससे रोमांचित हो गया। उसे ये भी एहसास हुआ कि सोनल भी अब उसे महसूस कर सकती है। वह जानता था कि वह उसकी ओर आ रही है। गॉड केओस पार्टी लीडर ने कहा था कि वह मुझे 33 स्काइज में रास्ता ढूंढने में मदद कर पाएंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने मेरे लिए अभी तक ये रास्ता निकाला है। वीर ने अपनी झिझक छोड़ी। उसने जेड की मूर्ति को प्रणाम किया और चूहे के बिल में वापस लौट गया। उसने बिग स्काई डायमंड लेडी और बाकियों को अनदेखा किया। वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। वह उस प्रवेश द्वार पर पहुंचा जहां इविल गॉड टेंटिकल ने उसे परेशान कर दिया था। लेकिन इस बार वीर इविल गॉड टेंटिकल के पास पहुंच पाता उससे पहले ही इविल गॉड टेंटिकल पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुलाकात किसी डरावने व्यक्ति से हो रही हो। वह उससे बचने के लिए तेजी से भाग गया। वीर तांबे की टैबलेट से बाहर निकला और डस्ट स्काई में झांका। फिर वह ऊंचा उड़ गया। वह अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। वह डस्ट स्काई की बाधा को तोड़कर अगले आकाश तक पहुंचना चाहता था। वीर को लगा कि सोनल उससे कहीं ऊपर है। हालांकि उसे नहीं पता था कि कौन सी मंजिल पर, लेकिन उसे यह पता था कि वह उससे ऊपर है। जब वीर डस्ट स्काई के बैरियर तक पहुंचा तो उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। डस्ट स्काई की शासक शक्तियां उसे दबाने की कोशिश कर रही थीं। उसने अचानक अपने शरीर की कोशिकाओं में एक अजीब, स्पष्ट संदेश का प्रवाह महसूस किया। डस्ट स्काई की शासन शक्तियों ने मिलकर वीर को उस बाधा को पार कर 11वें आसमान तक पहुंचा दिया। 11वां आसमान फूलों की दुनिया था। वह फूलों और लताओं से भरा हुआ था। मधुमक्खियों और तितलियों के अनगिनत झुंड आसमान में उड़ रहे थे और रस इकट्ठा कर रहे थे। वीर अभी 11वें आसमान में ही पहुंचा था कि उसे लगा जैसे कोई अजीब सी शक्ति उस पर उतर आई हो। चूंकि वह अजीब सी आत्मिक शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी, इसलिए शासन शक्तियां उसके शरीर पर आक्रमण नहीं कर पाईं। उस आत्मिक शक्ति के सम्मिश्रण से उसने उसे स्वीकार कर लिया। गॉड केओस पार्टी की लीडर वाकई अलग है। यह उसकी आत्मा का एक अवशेष मात्र था जिसने ऐसा किया। फिर भी यह स्पष्ट रूप से अपार शक्ति का प्रदर्शन करता है। वीर इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। दरअसल वीर ने गॉड केओस पार्टी लीडर की बची हुई आत्मिक शक्ति का ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। गॉड केओस पार्टी के बहुत शक्तिशाली होने के अलावा ऐसा होने का एक और अहम कारण था। वह जीनो टैबलेट की मालिक हुआ करती थी।
उसने ही 33 स्काइज को डिजाइन किया था। उस जगह के काम करने के तरीकों को उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था। हालांकि अब वह जीनो टैबलेट की मालिक नहीं थी, फिर भी वह अपनी कुछ शक्ति का इस्तेमाल करके वीर को 33 स्काइज में आज़ादी से घूमने की आज़ादी दे सकती थी। वीर रुका नहीं, वह ऊपर एक ऊंची जगह पर जाता रहा। उसे पता चल गया कि सोनल 11वें आसमान पर नहीं थी, वह कहीं और ऊपर थी, इसलिए वीर वहीं जाने वाला था। वीर हर संभव आकाश को तोड़ता रहा। 33 स्काइज की बाधाएं उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रही थी। हर बार आत्मिक शक्ति की उपस्थिति बाधाओं के साथ मिल जाती थी। इससे बाधाएं वीर का हिस्सा बन जाती थी, जिससे वह हर बार आसानी से आगे निकल जाता था। वीर को लगा कि जैसे जैसे वह आसमान छू रहा था, सोनल की उपस्थिति और भी मजबूत होती जा रही थी। उसी समय सोनल भी खुशी खुशी उसकी ओर उड़ रही थी। दोनों के बीच बस एक ही आसमान बचा था। वीर फिर से बाधा तोड़कर 15वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार उसे लगा कि सोनल पास ही है। बेशक सोनल को देखने से पहले ही वीर ने दूर से सोनल की आवाज सुनी थी। उसने इशारा किया कि वह भी रास्ते में है, ठीक वैसे ही जैसे वह उसके लिए था। डैडी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने समय बाद लगता है कि आखिरकार मैं आपको पा ही गई। जब वीर ने सोनल को देखा तो वह पहले ही उसकी ओर कूद चुकी थी। उसके बगल में एक उड़ने वाली फिश बर्ड भी थी और उसके सिर पर एक छोटी सी बिल्ली लेटी हुई थी। जब वीर ने उसे थामा तो उसने शिकायत की, क्या मैंने तुम्हें बंसल फैमिली के महल में इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ अकेली क्यों आए हो? मुझे तुम्हें इसके पीटना चाहिए, है न? वीर के ऐसा कहने के बाद उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और सोनल के नितंब पर तमाचा मारा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन तमाचा हल्के से मारा। सोनल शर्मा गई, लेकिन फिर बोली, दरअसल डैडी, एक बूढ़ा आदमी मुझसे कह रहा था कि आप इस जगह खतरे में हो। उसने मुझे जाकर आपकी मदद करने को कहा था, लेकिन वो साफ झूठ बोल रहा था। आप यहाँ बिल्कुल ठीक हो। उस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? अगली बार जब मैं उसे देखूंगी तो उसके कान मरोड़ दूंगी। वीर चौंक गया। उसने सोनल की तरफ देखते हुए उससे पूछा, बूढ़ा आदमी, क्या तुम्हारा मतलब विपुल रहेजा से है? हाँ, ये वही बूढ़ा झूठा था, सोनल ने सिर हिलाकर कहा। वीर का चेहरा बदल गया। उसने सोचा, विपुल रहेजा का क्या मतलब था? उसने सोनल को 33 स्काइज में जाने के लिए क्यों बहकाया? क्या उसे सोनल की असली पहचान पता है? और असल में विपुल रहेजा कौन है? वीर अब भी जानने को उत्सुक था कि विपुल रहेजा असल में कौन है। अब भी उसे यकीन नहीं था कि विपुल रहेजा उसका असली परिवार है या नहीं। अचानक वीर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से सोनल को पकड़ा और वहां से चला गया। पेंग! अचानक आसमान से आग की एक किरण नीचे आई। ये झरने के पानी जैसी थी, लेकिन आग की किरण शुद्ध अग्नि की किरण थी। ये 30,000 फीट ऊपर आसमान में उड़ी और थम गई। वीर ने सोनल को थाम लिया। उसने एक खास दिशा में देखा। उसने पीठ पर पंखों वाली लाल चीज देखी। वह बाघ जैसा दिख रहा था। उसकी पूंछ अभी भी आग से जल रही थी। वह ब्रेक वर्ल्ड का एक बीस्ट था। वह एक चट्टान पर खड़ा वीर और सोनल को घूर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 15वें आसमान में घुसने की? क्या तुम्हारी कोई मौत की इच्छा है या कुछ और? ब्रेक वर्ल्ड का बीस्ट दहाड़ा। उसकी दहाड़ ने आसमान को हिलाकर रख दिया। उसकी दहाड़ ने पूरे आसमान को हिलाकर रख दिया। उसकी गर्जना से पूरा 15वां स्काई हिल गया, मानो कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। जमीन पर आग के गीजर लगातार खुल रहे थे। हर एक गीजर से 30,000 फुट ऊंचे आग के खंभे आसमान में उठ रहे थे। इससे 15वां स्काई मानो नरक बन गया था। ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट के माथे पर एक अजीब सी आग जैसी निशानी थी। इससे 15वें स्काई में एक गूंज पैदा हो रही थी।
15वें स्काई की अग्नि शक्ति ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट तक पहुंच रही थी, जिससे ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट की उपस्थिति और वातावरण और भी डरावना होता जा रहा था। उसी समय जीनो टैबलेट का 15वें स्काई का पार्ट चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रही हो। ये किसी भी स्काई टेस्ट से ज्यादा चमकीला था। 15वें स्काई का लीडर अल्टीमेट टेल्ड फायर बीस्ट, मुख्य और विपरीत यूनिवर्स के प्राणी जीनो टैबलेट को देख सकते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। 15वें स्काई का लीडर कुछ दिन पहले ही दिखाई दिया था, लेकिन अब वह फिर से चमक रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले प्रत्येक स्काई के सभी लीडरों के नाम केवल तभी टैबलेट पर अंकित किए जाते थे जब किसी स्काई पर पहली बार दावा किया जाता था। अब 15वें स्काई के लीडर का नाम फिर से चमक रहा था। इसका मतलब था कि बात कुछ बहुत गहरी थी। जैसे ही 15वां स्काई और उसके लीडर का नाम टिमटिमाया, 33 स्काईज में, जो कब्र के पत्थर जैसे दिख रहे थे, सभी उत्सुक हो गए। वीर ने जीनो टैबलेट पर एक चमकती हुई रिंग देखी। अगर उसने सही गणना की होती तो उसे पता था कि 15वें स्काई पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है।